हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल नारी की दुनिया। ये मेरा 6 नवंबर का स्टडी टारगेट है और मैं फर्स्ट स्टडी स्लॉट करने आई हूँ। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैं हरियाणा जी कर रही हूँ। मैंने जैसे आपको बताया था कि मेरा 10 दिन का स्टडी टारगेट चल रहा है और इसका 3rd डे है और मैं हरियाणा जी के का आर्थिक सर्वेक्षण पढ़ रही हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि लड़कियां सिर्फ घर का काम करते हुए मत रह जाने। देखो, घर का काम इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन सिर्फ घर का काम करने से हमारा कोई मानसिक विकास नहीं होता। अगर आपने लोगों को सुना भी होगा, अगर आपके हस्बैंड या इन लॉज घर पे हो, तुम घर में करती क्या हो, मतलब उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। जो तुम काम कर रही हो ना, तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं। जब किसी काम की कोई वैल्यू नहीं है तो हमें अपने लिए कोई ना कोई स्टैंड लेना चाहिए। हमें अपने लिए ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे हमारे आगे फ्यूचर में कुछ हो जाए। आपने बहुत लोगों को बोलते हुए सुना होगा, तुम पूरा दिन घर पे तो रहती हो, घर में करती क्या हो, क्योंकि उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। लड़कों को तो काम करना बहुत नेसेसरी बताया जाता है, लड़कियों को सिर्फ एक बात बताई जाती है कि तुम सिर्फ ये काम सीख लो। और लड़कियों को जो जज भी किया जाता है ना किसी काम के लिए, तो वो उनके कि खाना बनाना आता है। शादी से पहले कोई नहीं पूछा कि एक बार पूछा पढ़ाई लिखाई कितनी है। सब मतलब आज के टाइम में भी, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं, आज के टाइम में भी कि क्या क्या काम कर लिया तो में खाना बनाना आता है, नहीं आता, सिलाई आती है, नाचना आता है, डांस करना आता है। ये सारे क्वेश्चन लड़कियों से पूछे जाते हैं और ये सच है, आज भी पूछे जाते हैं। और फीमेल की जो ये लड़कियां डिपेंड हो जाती है ना अपने पति पे, पहले फादर पे, क्योंकि हमारा जो समाज का इस वो है, शुरू से लड़कियों के माइंड में ये डाल दिया जाता है कि तुम्हारी तो शादी हो जाएगी, पहले फादर पे निर्भर, फिर भाई पे निर्भर, फिर अपने हस्बैंड पे निर्भर। अगर आप जानवरों में भी देखो तो जानवरों में क्या शेरनी शिकार नहीं करती? क्या शेरनी अपना खाना खाने के लिए, या जो भी फीमेल जानवर होता है, क्या वो काम नहीं करता? या शेर ही उसके लिए खाना लेके आ रहा है? तो लड़कियों को ही क्यों? क्योंकि ना लड़कियां एक समाज ने बना दिया कि लड़कियों को ऐसा करना, और उनको और लड़कियों को कुछ कुछ कैटेगराइज कर दिया गया। अगर तुम अच्छा गाना गाती हो, डांस करती हो, तुम दिखने में सुंदर हो, तुम्हारे बाल लंबे हैं, ये सब है, तो तुम एक अच्छी गृहिणी हो, एक अच्छा वो हो। और लड़कियों की जो हालत खराब हुई है उसके कारण सिर्फ और सिर्फ एक लड़की है। 1 hour later. अगर उनकी हालत खराब है तो। और हमारे समाज में क्या होता है, लड़कों को कहा जाता है तुम बहादुर बनो, और लड़कियों को कहा जाता है तुम सुंदर सी हो। और कहा भी जाता है शादी होने वाली है, पतली हो जा थोड़ी सी। मुझसे भी कहा गया था, मेरे वेट गेन हो गया था, और अब भी कहा जाता है मोटी हो गई हो, पतली हो जाओ। क्योंकि उन्हें कोई लेना देना नहीं है तुम्हारे पास कितनी ज्ञान है, तुम्हारे पास क्या है, तुम क्या हो, नहीं, बस तुम पतले हो जाओ। तुम्हें डांस करना आता है तो तुम बहुत अच्छी हो। जैसे मुझे शादी से पहले डांस करना इतने अच्छे से नहीं आता, तो मेरे हस्बैंड आज भी कह देते हैं तुम्हें डांस करना तो आता ही नहीं है। तो सबकी अलग अलग क्वालिटी होती है, हो सकता है उनकी कुछ और अच्छी क्वालिटी हो, या डांस करने ही हमारी क्वालिटी दिखाएगा, या हम अच्छा गा के सुना रहे हैं, या ये कर रहे हैं। या तुम्हें बहुत लड़के, तुम्हें तो खाना, तुम्हारी मम्मी ने कुछ सिखाया नहीं, खाना बनाने नहीं आता। और सबको पता है कि इन कामों से, घर के काम करने से, लेकिन हमारा जो कल्चर है, हमारा जो सोसाइटी है, वो बनी ऐसे है, सब मजबूर हैं उस चीज़ में। और यहाँ मेरा फर्स्ट स्टडी स्लॉट कंप्लीट हो गया है। और फर्स्ट स्टडी स्लॉट में मैंने आर्थिक सर्वेक्षण, मैंने कुछ क्वेश्चन लिखे थे हरियाणा के ही, लगभग ये 50 क्वेश्चन थे हरियाणा जीके के ही, जो मुझे इंपॉर्टेंट लिखे रख लिया। और मैं सेकंड स्टडी स्लॉट करनी है, और सेकंड स्टडी स्लॉट में मैं NIOS की यूनिट 13 कर रही हूँ। और और अगर पता है, ये तरीके से लड़कियों को दिखाया जाता है कि तुम्हें कमाने की ज़रूरत क्या है। एक तो ये बोला जाता है तुम्हें कमाने की ज़रूरत क्या है, मैं कमा तो रहा हूँ। आपने देखा होगा कि लड़कियों को, जब जिसकी भी शादी हो गई है, जैसे मेरी शादी हो गई भी हुई, हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं उसमें कि तुम्हें क्या करना है कमा के, मैं कमा तो रहा हूँ। मतलब अगर पुरुष, अगर एक लड़के को कमाने का गौरव उसका कमाना है, तो लड़की के लिए भी तो उसका गौरव कमाना होना चाहिए। या उसके लिए है कि तुम्हें अच्छा डांस आ रहा है, अच्छा काम आ रहा है, खाना बनाना आ रहा है, ये सब होना है, या यही सब उसके लिए उसका गौरव है। क्यों एक लड़की डिपेंड। और हमारी सोसाइटी ऐसे बनी हुई है
मतलब जो मैं देखती हूँ कि लड़कियों क्या ही करेंगी पढ़ के। अगर हमारी सोसाइटी में पेरेंट्स पे 2 जनों को पढ़ाने के 1 जने को पढ़ाने के पैसे हैं, वो सिर्फ अपने लड़के को पढ़ाएंगे, लड़कियों को नहीं पढ़ाएंगे अगर उन पे पैसे नहीं है लड़कियों को पढ़ाने के। ये साफ सीधी सी बात है। और जो ये देखा जाता है कि लड़कियां तो माँ बन जाएंगी, प्रेग्नेंट हो जाएंगी, तो ये सारी चीज़ें उन्हें मैनेज करनी पड़ेंगी, ये सब करना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें इधर। अरे अगर वो 80 साल जिएंगे, 70 साल जिएंगी, 2 बच्चे करेंगे, 2 या 3 साल के लिए तुम उनकी पूरी लाइफ छीन ले लोगे कि नहीं तुम्हें तो प्रेग्नेंट होना है, तुम्हारी तो प्रेगनेंसी पीरियड आएगा, उसमें तुम्हें कुछ 2 करने के लिए, hours later. क्योंकि तुम कर नहीं सकती। क्यों सा अलग बना दिया गया लड़कों से। और यही सोचना इतनी ख़राब हो गई मेंटालिटी। लड़कियां सोचती हैं अब तो मेरे बच्चे हो गए, अब तो मैं नहीं पढ़ सकती, अब तो ये बच्चा मेरे पे डिपेंड है। चाहे तो एक लड़की कुछ भी कर सकती है अगर वो शादी से पहले पहले इतनी ज़्यादा मेंटालिटी लोगों की ख़राब होती है तो वो नहीं पढ़ पाती। फिर आज भी मैं लड़कियों को कहती हूँ अब तो शादी हो गई, क्योंकि शादी के बाद तुम स्टैंड नहीं रखते, अब तो बच्चे हो गए, अब कैसे पढ़ें। और वो उसे डिपेंड बना दिया सिर्फ लड़के पे कि तो ये लड़का है, इस पे तुम डिपेंड रहो। और तुमने देखा भी होगा लड़कों से अगर मोस्टली हाउस वाइफ अगर अपने हस्बैंड से कुछ कहती है हमें ये चीज़ चाहिए, तो क्या चीज़ चाहिए बताओ, हम तुम्हें दिला के लाएंगे। क्यों? क्योंकि वो बहुत लड़कियों की अपनी भी इच्छा होती है हमें कोई चीज़ खरीद ले, वो नहीं खरीद सकती क्योंकि उन्हें हस्बैंड से पूछना पड़ेगा। तो वो कहते हैं चलो मेरे साथ चलो मैं दिला के लाता हूँ। वो खुद से एक सामान भी नहीं ले सकती अपने लिए। ये मतलब आज की 21st सेंचुरी में भी है। और यहाँ मेरा सेकंड स्टडी स्लोट हो गया है। मैं बहुत दिन से इस टॉपिक पे बात करने के बारे में सोच रही थी बट मैंने सोचा नहीं है। मैंने खुद से रियलाइज़ किया आफ्टर मैरिज। इतना मैं शादी से पहले ध्यान नहीं देती थी क्योंकि शादी से पहले मैं जॉब करती थी और ट्यूशन भी पढ़ाती थी, तो मैं ठीक ठाक अर्निंग हो जाती थी कि हाँ मैं अपना खर्चा निकाल लेती थी। और यहाँ फिर मैं लंच करने आ गई थी। लंच करने के बाद मैं थर्ड स्टडी स्लोट कर रही हूँ। तो आज मैं सीटेट का मॉक टेस्ट दूंगी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे। मैंने सीटेट इससे पहले मैंने सीटेट क्लियर कर रखा है, तो एक बार मैं साइंस का रिवीजन कर रही हूँ क्योंकि बाकी सारे सब्जेक्ट मैं डेली बेसिस पे पढ़ती हूँ लेकिन साइंस नहीं पढ़ती मैं। तो मेरे पे एक बुक थी तो मैंने उससे साइंस का रिवीजन किया क्योंकि मैंने सोचा मॉक टेस्ट दूँ। अराउंड मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आने चाहिए, कम से कम 90+ नंबर तो आने ही चाहिए, तो हम अच्छे स्कोर में हैं। क्योंकि मैंने बहुत दिनों से, मुझे अब ये भी नहीं पता कि सीटेट आता कैसा है। मेरे को सीटेट दिए हुए 2019 में दिया था। उस टाइम मैं बीटीसी में फर्स्ट ईयर मतलब हमारा कंप्लीट हुआ था और तुरंत ही दे दिया था। उसके बाद मैंने कभी दिया नहीं क्योंकि वो लाइफ टाइम वैलिड है। और अब मैंने बीएड डाली है तो बीएड के थ्रू मैं पेपर 2 दूंगी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि एक एक बार थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। और मुझे ये भी नहीं पता पेपर का पैटर्न कैसे आता है। और मैंने जो आज टेस्ट लगा उससे रियलाइज़ हुआ पेपर का लेवल बहुत चेंज हो गया है, मतलब एक्सट्रीमली चेंज हो गया है, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। और किसी ने मुझसे कहा था आपने सीटेट क्वालीफाई कर रखा है तो दोबारा दोबारा क्यों दे रहे हो। तो ये देखो मैं अपने घर आई हूँ, मैं अपने मार्क्स दिखा देती हूँ। और मैं अपनी डेट ऑफ बर्थ, किसने पूछा था आप कितने साल के, तो 25/12/1997 का मेरा बोर्न है। मैं 27 साल की हो जाऊँगी दिसंबर में। तो उन्होंने कहा आप झूठ बोल रही हो, मतलब लाइव में आई थी मैं कि आप, मैंने बताया था मैं 26 साल की हूँ। उन्होंने आप झूठ बोल रहे हो, क्यों झूठ बोलूँगी। ये मैंने 2019 दिसंबर का पेपर दिया था। पेपर में मेरे 104 और पेपर 2 में मेरे 100 मार्क्स हैं। ये मेरा क्वालीफाई है। बट अब मुझे बीटीसी से बीएड डाल करना। और ये मेरा केवीएस का इंटरव्यू लेटर है। उन्होंने कहा था कि मतलब किसी को यकीन नहीं होता, पता नहीं क्यों यकीन नहीं होता, हम झूठ थोड़ा ना बोलेंगे। तो ये इंटरव्यू का लेटर है मेरा जो पेपर देने गई थी। 7 नवंबर को मेरा लास्ट ईयर पेपर हुआ था। 1 साल हो गया मेरा इंटरव्यू हुए वो भी। और उसमें मेरा क्वालीफाई नहीं हुआ था। इंटरव्यू में नंबर मार्क्स कम थे, रिटर्न में मेरे 141 मार्क्स थे। लेकिन अब मैं करंटली केवीएस की तैयारी नहीं कर रही हूँ क्योंकि केवीएस में दूर ज्वाइनिंग होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं केवीएस के लिए। तो DT+ भी, क्योंकि मैं, मेरे हस्बैंड गुड़गांव रहते हैं और मैं भी गुड़गांव शिफ्ट हो गया, वहाँ से दिल्ली पास पड़ता है। तो वही बात है, हर लड़की को ये सोचते हैं। तो करंटली मैं केवीएस की तैयारी नहीं कर रही हूँ। केवीएस का वैकेंसी आती है तो मैं केवीएस का पेपर भी दूंगी। और यहाँ मैं सीटेट का मॉक टेस्ट लगा रही हूँ। और ये मैंने रिसेंट वाला मॉक टेस्ट लगाया जो 8 जुलाई को हुआ था, 8 जुलाई या 7 जुलाई को हुआ था 2024 में। मैंने सोचा लेटेस्ट पैटर्न वाला लगाती हूँ क्योंकि लेटेस्ट में आ कैसे रहें। और अगर आप सीटेट दोगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि मतलब मैंने 5 साल पहले दिया था, बिल्कुल बदल गया। जब मैंने बीटीसी करी थी उस टाइम मैं 21 या 22 साल की थी। तो मतलब अब तो 5 साल बीत गए इस बात को।
तो अब मैं 27 साल की हो जाऊँगी, तो यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा बहुत आसान आता था उस टाइम सीटेट, और मैंने इतना ज़्यादा डिटेल में उस टाइम पढ़ा भी नहीं था, बस 15-20 दिन पढ़ा था। लेकिन अगर आप बिगिनिंग से बिल्कुल तैयारी करो, आपको 2-3 महीने लगेंगे कोर्स कंप्लीट करने में, फिर टेस्ट दोगे, मॉक टेस्ट दोगे। क्योंकि मैंने तो ये पढ़ रखा है, क्योंकि मैं सीडीपी डेली पढ़ती हूँ, लेकिन सीडीपी में कथन, कारण ये वाले क्वेश्चन आते रहते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ट्रिकी होते हैं खुद से करने में। और सीटेट के लेवल, तो सीटेट का लेवल भी अब अच्छा खासा हो गया। कोई भी सीटेट दे रहा है या देगा तो ये मत सोचना बिना पढ़े या 15 दिन पढ़ के निकल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि सीटेट का लेवल भी बहुत अच्छा आ गया है, जो मेरे को पेपर दे के रियलाइज़ हुआ। क्योंकि जो क्वेश्चन मतलब इस तरीके के थे कि मैं एनआईएस पढ़ रही हूँ तब जाके मुझसे वो हो रहा है, और एनआईएस में DT+B के लिए पढ़ रही हूँ। तो और मैंने सोचा था सीटीपी में तो आराम से 30 आउट तो 30 आएंगे, क्योंकि सीटेट की सीडीपी तो बहुत आसान होती है। लेकिन सीटेट में कथन, कारण, कि इसका आंसर होगा कथन है या नहीं, इस तरीके के क्वेश्चन थे। मैं भी शॉक थी, एक बार मैं देखा मैं सीटेट का ही पेपर लगा रही हूँ ना, तो बहुत मतलब लेवल चेंज हो गया, बहुत ज़्यादा चेंज हो गया। कोई नया बच्चा सीटेट देगा तो उसे पता चलेगा। तो मेरे को बताना आप में से कौन-कौन दिसंबर वाला सीटेट देगा। मैं पेपर 2 दूँगी, क्योंकि मैंने इस बार बीएड डाल दिया था शादी से पहले अपनी। तो मेरा बीएड का फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो चुका है, और सेकंड ईयर मेरा प्रीलिम पेपर होंगे। तो मैंने सोचा बीएड के थ्रू भी सीटेट क्वालीफाई कर लेते हैं, क्योंकि बीटीसी के थ्रू तो है और वैकेंसी आई नहीं है जब से मैंने क्वालीफाई किया। उसके बाद सिर्फ एक सिंगल केवीएस की वैकेंसी आई थी, और एक जूनियर एडिट की आई थी 2021 में, लेकिन उसका आज तक रिजल्ट नहीं आया। उसमें मेरा 70 गुणांक है। किसी ने दिया हो, कोई यूपी से हो, बताना। जूनियर मतलब जूनियर एडिटर का किसी ने पेपर दिया हो। वो मैंने मैथ और साइंस से दिया था, मेरा 100 में से 70 गुणांक है ओबीसी कैटेगरी में। और वो आज तक कोर्ट में उसकी भर्ती अटकी हुई है। सोचा था जॉब लग जाएगी, लेकिन चीज़ें हमारी जैसे नहीं होती। 2019 में सोचा था अब सीटेट क्लियर हो गया, वैकेंसी आएंगी, जॉब लग जाएगी, बट फिर देन कोविड आ गया। 2020 हमारे वो कोविड के चक्कर में सेशन डिले हो गया। तो फिर जब DT+B की वैकेंसी आई तो हमारा लास्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम नहीं हुआ, रिजल्ट नहीं आया था, तो वो नहीं फिल कर पाए। बहुत सारी चीज़ें हो गई साइमल्टेनियसली। और फिर जूनियर एडिट का पेपर दिया, वो नहीं, उसका आज तक 3 साल हो गए। 17 अक्टूबर को मेरा पेपर हुआ था, 3 साल हो गए, आज तक रिजल्ट नहीं आया। और जिस बीटीसी के बैच में हमारे सिर्फ 3 बच्चों का क्वालीफाई हुआ था, एक मेरा, एक मेरे एक फ्रेंड का, एक और लड़की थी उसका। तो हम सोचा था चलो इसमें हो जाएगा। फिर इतना गैप लग जाता है तो चीज़ें रिटेन नहीं रहती, उसके लिए हमें मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ता है। और मैं सिर्फ टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ। मेरी सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि सिर्फ मैं टीचिंग की तैयारी कर रही हूँ, और अब मैं किसी और, इतना टाइम नहीं बचा कि मैं किसी और एग्ज़ाम पे अब स्विच कर लूँ। जब कर लेते तो कर लेते, अब नहीं कर सकती। और यहाँ मैंने अपना टेस्ट सबमिट कर दिया था। मैं देख रही थी मैंने कोई क्वेश्चन छोड़ा तो नहीं, क्योंकि मेरे को छोड़ने की आदत है क्वेश्चन, क्योंकि मैं नेगेटिव मार्किंग वाले भी ऐसे पेपर लगाती हूँ, तो मैं जो नहीं आते छोड़ देती हूँ। तो फिर मैंने देखा कि मैंने कोई छोड़ा तो नहीं था, और मैंने टेस्ट सबमिट कर दिया। और टेस्ट में मेरे 150 में से 98 मार्क्स हैं, और मुझे बहुत कम लगे, क्योंकि पेपर मतलब काफ़ी ज़्यादा हार्ड था। 30 में से मेरे 22 नंबर हैं सीडीपी में, और जिसमें मैं डेली सीडीपी करती हूँ। मुझे 10 मिनट लगे सीडीपी करने में। और हिंदी इंग्लिश में भी मेरे कम कम ना मार्क्स हैं। वैसे पूरा पेपर मेरा 1.5 घंटे में सॉल्व हो गया था, 2.5 घंटे के टाइम में। और मैंने हरियाणा जी कर लिया, एनालाइज करा, साइंस का मैंने रिवीजन कर लिया, और सीटेट का मैंने मॉक टेस्ट दे लिया, उसमें मेरे 98 मार्क्स हैं, मैंने लिख दिया। फिर मैंने उसके बाद 1 घंटे से एनालाइज किया कहाँ से क्वेश्चन आ रहे हैं, उसको मैंने लिस्ट बनाई क्या सर। फिर मैंने सोचा था मैथ के एक परसेंटेज की वीडियो करूँगी, लेकिन मैं थक गई थी, दिमाग भी तो थक जाता है। तो आज की वीडियो में इतनी है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना।